हे गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हों या आप आरओ दे रहे हों या आप यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप इसको देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में यूपीपीएससी की जो भी कमियां हैं, जो भी लूप होल्स हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने बीते 1-2 साल में की हैं और जिनकी वजह से तमाम स्टूडेंट्स को, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश करूँगा और आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, ताकि हर वो स्टूडेंट जो अभी इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं भी है वो इन चीज़ों के बारे में जाने और वो इन चीज़ों में मेरे साथ साथ आवाज़ उठाए। जो लोग भी इन मुद्दों पे, इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं उनका साथ दे, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आज जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ है कि मार्कशीट जारी ना करना। आरओ 2017 का रिज़ल्ट फाइनल हो चुका है 7-8 मार्च के आसपास, ये इसी साल 2020 में आरओ 2017 की जो भर्ती है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आरओ में तमाम लोगों की ज्वाइनिंग भी मिल गई है। राजस्व परिषद में मिलना है, सचिवालय में मिलना है, जहाँ भी मिलना है सबको ज्वाइनिंग भी मिल गई है। कुछ लोग बचे हुए हैं। ठीक है, आरओ की मार्कशीट 2017 की अभी तक जारी नहीं की है। अब आप बताइए ये गलत नहीं है तो और क्या है? 6-7 महीने 8 महीने हो गए हैं, क्या मार्कशीट जारी नहीं करनी चाहिए? जो बच्चे आरओ 2016 का एग्ज़ाम, जिन बच्चों ने 2020 में अभी 20 सितंबर को दिया है, अगर उनको आइडिया रहता कि हाँ यार 2017 में ये कट ऑफ गई है मेंस की, इस तरीके से इतने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है सॉरी गाइस, अगर उनको पता रहता कि हाँ इतने पे सिलेक्शन हुआ है, क्या उनको एक बेटर इंसाइट नहीं रहता, बेटर उनको तैयारी करने में हेल्प नहीं मिलती? लेकिन वो नहीं जारी कर रहे हैं। 2020 का फॉर्म आने वाला है, उन लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है कि आरओ 2017 में कितनी कट ऑफ गई है। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? आप बीच में जारी नहीं कर रहे हो कट ऑफ, प्री का एग्ज़ाम आप ले रहे हो, जारी नहीं कर रहे हो। यार कम से कम मेरे भाई एग्ज़ाम होने के बाद तो आप जारी कर दो कट ऑफ। 1 महीना 2 महीना बहुत होता है, आप मैक्सिमम 3 महीना ले लो यार। 3 महीने के बाद भी 8 महीना या 7 महीना होने जा रहा है, आप हो कंप्लीट हो गया है और आप कट ऑफ ही जारी नहीं कर रहे हो, आप पूरा डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हो भाई किसको कितने नंबर मिले। जो बच्चा आरओ 2016 का एग्ज़ाम दे रहा है या जिस बच्चे को 2020 का एग्ज़ाम देना है आरओ का, उसको मालूम ही नहीं है कि उसने आरओ 2017 में अगर वो अपीयर हुआ था तो उसके कितने नंबर आए हैं और उसका सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया है कि 4 नंबर से रह गया, उसे ये चीज़ मालूम ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ा लूप होल है यूपीपीएससी का, जो इस समय सबके सामने आना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट को जानने का हक है कि हाँ भाई क्या हुआ है। इस पे जब वो आरटीआई लगाता है आयोग में, यूपीपीएससी में, तो आयोग की तरफ से उस चीज़ का एक्चुअल जवाब नहीं आता है। उसको घुमा फिरा करके उसको आंसर दिया जाता है या उसको मना कर दिया जाता है कि हम इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। इवन जो 1131 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया यूपीपीसीएस 2020 में, उनमें से भी जब कुछ बंदे आयोग में पहुंचे अपनी शिकायत को लेकर के कि भाई हमें जो बाहर किया गया है हमें उसका रीज़न दिया जाए, तो उसमें उनको बोल दिया गया कि आप आरटीआई लगाइए। ठीक है, और अगले ही दिन शाम उसी शाम को मेंस का फॉर्म जारी कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? आप आरटीआई में 45 दिन का टाइम है, आप पहले तो 20 दिन जवाब दोगे नहीं, तब तक तो आधी चीज़ ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? स्टूडेंट्स को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, याचिका दायर करनी पड़ रही है, क्यों करनी पड़ रही है? आरटीआई के थ्रू क्यों आयोग चीज़ों को क्लियर नहीं करता है? ये एक दूसरी लूप होल है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। जो तीसरी बात है वो ये है कि कट ऑफ आप जारी क्यों नहीं करते हो? आप कट ऑफ जारी क्यों नहीं करते हो? आप प्री का रिजल्ट ले रहे हो, आप कट ऑफ जारी कर दो कि भैया इतने नंबर पे सिलेक्शन होना है। 90 गई है कट ऑफ, 88 वाले का इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 90 कट ऑफ गई है, 92 वाले का सिलेक्शन हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि 90 कट ऑफ गई है। आप कट ऑफ जारी नहीं कर रहे हो तो बच्चा कैसे जानेगा कि भैया मेरा कितना बना है, क्या बना है? और आप अगर गोपनीयता की बात करते हो तो गोपनीयता रखो, तो फिर यार ट्रांसपेरेंसी आपकी प्रोसेस में भी तो रहनी चाहिए ना। प्रोसेस में तो आपकी ट्रांसपेरेंसी है नहीं, उसमें तो पारदर्शिता की कई चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, और गोपनीयता के चक्कर में आपने कट ऑफ देना बंद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सभी अभ्यर्थियों के सामने है, और इस चीज़ पे आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। चौथा जो मुद्दा है वो ये है कि आप क्वेश्चंस गलत क्यों बनाते हो? ठीक है ना,
आप क्वेश्चंस गलत क्यों बनाते हो? RO का एग्ज़ाम है, 140 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें भी आपने 10-15 क्वेश्चन जो हैं वो गलत दे रखे हैं, ऑप्शन उसके ऐसे बना रखे हैं कि उसमें एकदम डाउटफुल हो गया है, लोग आपत्ति जता रहे हैं। आप जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस, इतने डाउटफुल क्वेश्चंस क्यों बनाते हो? क्या वहाँ पे इंटेलिजेंट लोगों की कमी है? क्या वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एकदम बुद्धिजीवी लोग बैठ करके पेपर सेट कर सकें? UPPCS जैसा एग्ज़ाम, जो कि स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें भी आप इतना ज़्यादा गलती कर रहे हो, उसमें भी आप 4-5 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, और उसके बाद में फिर उसमें आंसर की निकाल रहे हो, फिर उसमें 4-5 क्वेश्चन का हेर फेर हो रहा है। फिर बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि यार मेरा कहाँ पे गलत हो गया है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे आयोग अपनी स्थिति क्लियर नहीं कर रहा है, इस पे नहीं सामने आ रहा है, और नहीं इस बारे में बोल रहा है कि वो क्वेश्चंस क्यों गलत बनाते हैं, क्यों इतनी एरर होती है इनसे। एक बार दो बार गलती समझ में आता है, हर पेपर का यही है यार, हर पेपर का है, और इसको उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि आप रिवाइज्ड आंसर की क्यों नहीं जारी करते हो? आपने जब क्वेश्चंस गलत बनाए या लोगों ने आपत्ति अगर किसी क्वेश्चन पे की है, आपने अगर उसमें मॉडिफिकेशन किया, अपनी करेक्शन आपने की, रेक्टिफाई किया अगर अपनी गलती को, उसके बाद आप रिवाइज्ड आंसर की जारी क्यों नहीं करते हो? जब आप कट ऑफ निकालते नहीं हो, रिवाइज्ड आंसर की भी आप नहीं निकालते हो, क्वेश्चन आपने गलत बना रखे हैं, तो आपने जो स्टूडेंट को फंसा रखा है उसका तो लाइफ बिल्कुल बेकार हो जा रही है। आप पहले तो क्वेश्चन गलत बनाते हो, क्वेश्चन गलत बनाने के बाद में फिर आप जब आपत्ति मांगते हो, फिर उसमें आप दूसरी रिवाइज्ड आंसर की देते नहीं हो, कट ऑफ आप देते नहीं हो, बस बच्चा इसी गोलमेल में रह जाता है कि मेरा 128 पे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, 122 वाले का सिलेक्शन कैसे हो गया, होगा कैसे? आपने 4-5 क्वेश्चन घुमा दिए ना, उसमें कौन सा आंसर आपने क्या सही गलत किया है किसी को क्या मालूम। आगे के लिए भी वो बेटर वे में तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो 4-5 नंबर 6 नंबर जो उसके कम हुए हैं या 2 नंबर, वो जान ही नहीं पाता है उसके कम हुए हैं क्यों हुए हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे बहुत कमी है। कट ऑफ, रिवाइज्ड आंसर की, ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आजकल आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी में पिसा जा रहा है। इसके बाद RO की 2017 की जो कट ऑफ मार्कशीट है उसकी बात मैंने आपसे की ही है। UPPCS 2018 की जो कट ऑफ और मार्कशीट है वो अभी सामने नहीं आ रही है। इतना टाइम हो गया है UPPCS 2018 का रिजल्ट आए, उसके बावजूद भी ये उसका पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? UPSC को आप कॉपी कर रहे हो तो ये भी तो देखो कि UPSC 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप बैकलॉग क्यों रख रहे हो? आप ये चीज़ बोल रहे हो कि हम पुराने एग्जाम जो हैं उनको हम जल्दी से जल्दी कराएंगे, कोई हम चीज़ बैकलॉग नहीं रखेंगे। तो जो भर्तियाँ आपने कंप्लीट करा दी हैं उनकी भी तो चीज़ें एकदम क्लियर करो, सार्वजनिक करो। उसमें क्यों आप बैकलॉग रखना चाहते हो? केवल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बैकलॉग आपको नहीं रखना है, पुरानी चीज़ें जो क्लियर करनी है उसमें आपको बैकलॉग नहीं रखना चाहिए। इसका आपको नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? इसके अलावा स्केलिंग का मुद्दा, मैथ्स वाले को आपने 100 में 100 दिए, 200 में 200 दिए, हिस्ट्री वाला 100 में 100 नहीं पा रहा है, आप स्केलिंग नहीं करोगे, मॉडरेशन नहीं करोगे, जबकि नोटिफिकेशन में है कि आपको स्केलिंग मॉडरेशन करना है। क्यों आप जानबूझ के भर्ती को फंसा रहे हो? जानबूझ के क्यों इंटेंशनली ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिससे अभ्यर्थियों को दिक्कत हो, फिर वो कोर्ट जाएँ और फिर वो प्रोसेस डिले हो? तमाम स्टूडेंट्स के साथ क्यों खेला जा रहा है जब उसमें लिखा हुआ है कि अगर स्केलिंग करनी है, स्केलिंग होनी चाहिए, स्केलिंग एंड मॉडरेशन शुड बी देयर? तो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इस पर क्यों नहीं चीज़ आयोग क्लियर कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है और हमने स्केलिंग की है, और की है तो क्यों उसको आप क्लियर नहीं दिखा रहे हो? क्यों आप मार्कशीट क्लियर नहीं कर रहे हो? लगातार बच्चे परेशान है, जो UPPCS के 2018 के बच्चे हैं लगातार परेशान है कि यार मेरा मेंस का पेपर इतना अच्छा हुआ था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मुझे इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आई। कैसे आएगी जब स्केलिंग वो कर ही नहीं रहे हैं, या स्केलिंग पे अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट ही नहीं कर रहे हैं? कैसे पता लगेगा आपको? कुछ पता ही नहीं लगेगा। इसी झमेले में आप रहेंगे, आप बस पढ़ते रहिए, उधर खेल का खेल चलता चला जाएगा। और अगर आप क्लियर हो तो आप सारी चीज़ें ओपन करो ना। क्यों आप ओपन नहीं कर रहे हो? आप ट्रांसपेरेंट चीज़ें खुद नहीं रख रहे हो, अगला आदमी आपको कैसे ना आप पे उंगली उठाए, क्यों ना आप पे टिप्पणी करे? जब आप सही चीज़ें कर नहीं रहे हो तो हर इंसान आप पे बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो उसको बोलना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अब आ रही है, अब सब एक होंगे और आयोग की गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो ये है कि अभी आपने देखा था कि अभी 6 दिसंबर को BEO का एग्ज़ाम है, उसका एडमिट कार्ड जारी किया गया। उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका BEO का एडमिट कार्ड जो है वो खुल नहीं रहा था, लिख के आ रहा था कि आपका प्री क्वालिफाई नहीं है या आपका और दिक्कत है, मतलब उसमें एडमिट कार्ड ही अब जारी नहीं हो पा रहा है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें, ये मतलब सोचो कैसा लगता होगा यार, किसी का कल 20 तारीख को एग्ज़ाम है, 16 तारीख को एडमिट कार्ड निकाल रहा है और लिख के आ रहा है कि आप प्री में क्वालिफाई नहीं है या आपका जो आपकी डिटेल्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, आप हैं ही नहीं एलिजिबल। कैसा लगता होगा? मतलब एकदम से यार फायर हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया, हमको देने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कहीं टेक्निकल एरर ऐसी तो नहीं है कि हमको बाहर कर दिया हो।
कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है ये। मतलब ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ क्यों हो रही हैं बार बार? क्यों आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका पूरा सिस्टम है, इंटरफेस है, वो आप क्यों बेटर नहीं कर रहे हो? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा बाहर के लोग ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं तो स्टेट का मतलब क्या है? बिल्कुल सही बात है ये। आपसे अगर मैं अभी बोलूं कि आप जाइए केरला, तमिलनाडु में, वहाँ की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पे जॉब पा लीजिए, आप पा पाएंगे? क्या आपके लिए ईजी है? हिमाचल में आप ज़रा ट्राई कर लीजिए, हिमाचल में ज़रा आप ट्राई करिए, कितने यूपी के बच्चे हिमाचल में सेलेक्ट होते हैं? कितने यूपी के बच्चे केरला और तमिलनाडु की पब्लिक सर्विस कमीशन में या पंजाब की पब्लिक सर्विस कमीशन में सेलेक्ट होते हैं? आप बताइए। हर स्टेट अपने स्टेट के बच्चों को वरीयता देता है, प्रायोरिटी पे रखता है। हमारा स्टेट क्या है? बाहर को करता है। बाहर का आप करो, दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चों को भी तो दो। यहाँ के बच्चों में टैलेंट नहीं है, तो यहाँ के बच्चों में टैलेंट नहीं है तो फिर ये स्टेट का एग्ज़ाम किसी एंगल से रह ही नहीं गया, फिर तो ये ओपन हो गया ना, फिर तो ये यूपीएससी हो गया। फिर आप उसको स्टेट पब्लिक यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन थोड़ी ना बोलो, फिर आप उसको पूरा एकदम ऑल इंडिया का पब्लिक सर्विस कमीशन बोलो। अगर आपको पूरे उसमें ही करना है, स्टेट के बच्चों को अगर आप वरीयता नहीं दे रहे हो, स्टेट के बच्चे को अगर स्टेट की चीज़ पहले नहीं मिल रही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मतलब ये चीज़ इतनी तर्कसंगत है। ये बाहर वाले का सिलेक्शन हुआ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे को भी तो आप देखो ना। यहाँ के बच्चे को बिल्कुल नहीं देख रहे हो, बाहर वाले को पूरा देख रहे हो, ये थोड़ा सा मतलब हेजी चीज़ है। और इसी चीज़ से यहाँ के बच्चे को एतराज़ है, और किसी को भी होगा। अगर बच्चे को अपने घर में प्यार सम्मान नहीं मिलेगा और दूसरे के घर में आपके घर में किसी अगर दूसरे के बच्चे को सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, और उसे अपने घर में रहते हुए नहीं मिलेगा, तो उस बच्चे को कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि उसको बुरा लगेगा। ये चीज़ है। इसके अलावा जो एक और मुद्दा है वो ये है कि आरओ 2016 में निगेटिव आपने लागू कर दी। जब विज्ञापन में था कि निगेटिव लागू नहीं होगा, तो आपने निगेटिव मार्किंग लागू क्यों कर दी आरओ 2016 में, जिसका एग्ज़ाम 20 सितंबर 2020 को हुआ। अब हालांकि उसमें भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की तरफ से लोगों ने जो है याचिका दायर हाईकोर्ट में कर रखी है, उसका आज रिजल्ट आना है, अब देखिए क्या होता है। लेकिन मेन बात यही है कि इन्होंने चेंज क्यों किया। अब इस पर ये लोग ये कह रहे हैं, आयोग ये कह रहा है कि भाई अब आजकल हर एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है, तो हम साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ, और हम एकदम नियमों के साथ जवाब देंगे इस याचिका में। मतलब वो इस चीज़ पे बिल्कुल एडमेंट है, बिल्कुल मतलब ज़िद्दी हैं वो। इस चीज़ को कोई वो नहीं ले रहे हैं कि हमसे कोई गलती हुई, वो बिल्कुल इस चीज़ पे अडिग हैं। उनका कहना है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, विज्ञापन में छेड़छाड़ कर दो, बिल्कुल सही है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को मतलब मोल्ड करते जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसा एक और मैं चीज़ उठाना चाहूँगा जो उतना ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, और स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सेंटर चुने जाते हैं, उनकी कंडीशन, उनकी जो स्थिति है वो इतनी ख़राब क्यों होती है? पीसीएस वगैरह का, आरओ वगैरह का आप सिलेक्शन सेंटर का देखिए। कुछ सेंटर ऐसे होते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा आउटवर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब शहर के बाहर आपको इस टाइप से मिलेंगे, दूर होते हैं। इसके बाद भी वहाँ पे बेसिक जो नेसेसिटी होती है, जो एक बेसिक मतलब जैसे पानी हो गया, वॉशरूम हो गया, साफ़ बाथरूम वगैरह हो गया, ये तक वहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है, ये तक सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। बच्चा स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहा है, पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहा है, आरओ का एग्ज़ाम देने जा रहा है, कायदे का, समीक्षा अधिकारी का राजपत्रित पोस्ट है, और वहाँ पे पता लगा सही से पानी की सुविधा तक नहीं है, वहाँ पे साफ़ बाथरूम तक नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स को अगर बाथरूम यूज़ करना है, मतलब वो डिनाई करते हैं, कहते हैं अरे नहीं यार बहुत गंदा है यहाँ पे, इतना मतलब नीट एंड क्लीन नहीं है। और जब से ये कोरोना वायरस आया है, जब से ये कोरोना महामारी का इतना प्रकोप हुआ है, तो लोग और ज़्यादा बच रहे हैं। आप लोगों से पूछिए, लोग आपको बताएंगे कि आरओ 2016 में या पीसीएस में जिन लोगों का सेंटर इस तरीके से बाहर गया है, तो वहाँ पे कितना मतलब उन्हें दिक्कत हुई है। सब जगह नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो बहुत ही खस्ता हाल है उनका, बहुत ही मतलब उनकी कंडीशन ख़राब है। तो ऐसे सेंटर को नहीं देना चाहिए आयोग को, बच्चों को, जहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो। एटलीस्ट उनको फीमेल कैंडिडेट्स का ख्याल करना चाहिए। लड़का तो एक बार फिर थोड़ा बहुत चला लेगा, बट जो लड़कियाँ हैं उनके लिए आपने कितना मतलब एक दिक्कत की चीज़ कर दी है कि उनको जाने के पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके अलावा जो एक हालिया मुद्दा जो सामने आया है, अभी आपने देखा कल परसों इन्होंने यूपीपीसीएस 2020 का जो मेंस का फॉर्म है वो निकाला है। अब उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको मेंस का फॉर्म भरने में इतनी दिक्कत आ रही है, उन्होंने पेमेंट कर दिया है, उनका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है, और इस पे वो लोग ने मेल वेल भी किया है, तब भी उनकी कोई इतनी ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई है। और एक फ़ीमेल कैंडिडेट तो हैं, तो उनके थ्रू उनका कहना ये है कि वो जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो मेरिट वाला ऑप्शन होता है उसमें ऑलरेडी यस टिक आ रहा है, और जब उन्होंने अपना प्री का फॉर्म चेक किया तो उसमें उन्होंने
नो टिक कर रखा है, उसके बावजूद भी उनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यस आ रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, या तो वो हार्ड कॉपी में कोई चीज़ लिखें, मेल वगैरह उन्होंने किया है बट उसका रिप्लाई आ नहीं रहा है। तो मतलब इस टाइप की छोटी छोटी इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर आप कभी इस तरह से कोई इशू है तो प्लीज़ आप बताइए, ताकि एक जगह पे इन सारे इश्यूज़ को लेकर के इनके लिए देखा जाए कि ये किस तरह से रिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे उन फीमेल कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मैरिड आ रहा है, इस तरह से एक अर्पित जी हैं, उनके साथ में इसी तरह से प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह से तमाम मेरे साथी हैं, उनके साथ मेंस फॉर्म को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर इन सब इश्यूज़ को लेकर के आयोग में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तो ऐसे ही हर किसी को ये प्रॉब्लम होती रहेगी और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, और इन सब चीज़ों में पता भी नहीं लगता है कि यार इसमें क्या करें इसमें, क्योंकि आयोग रिप्लाई कर नहीं रहा है और इस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर किसी को मालूम भी नहीं है कि जैसे मेरे को मालूम हो या किसी और को मालूम है कोई एग्जैक्ट यही होगा तो हम लोग उसको बता दें कि यार ऐसा कर लो। अब जिस बंदे का सोचिए जिसको मेंस का फॉर्म डालना है, उसका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, पेमेंट ऑलरेडी हो गया है, या किसी की सेटिंग में अगर मैरिड ऑलरेडी लिख के आ रहा है और वो मैरिड नहीं है, तो आप बताइए ये सब चीज़ें कितनी मतलब पेचीदा हैं। इतना इंटरफेस आपका क्यों इतना क्रिटिकल हो गया है कि ये सब छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं। कभी कदार कोई दिक्कत आना दैट इज़ वेरी ओके, इतना चलता है, लेकिन हर चीज़ में आपके कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ रही है, कहीं आप क्वेश्चन नहीं सही बना पा रहे हो, मतलब तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चीज़ मेरा पॉइंट है कि ये सब चीज़ें उठाने वाली हैं, लोगों को इस बारे में पता चलना चाहिए और उनको इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। जब तक हम सब लोग एक नहीं होंगे, इस बात को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आयोग अपनी तरफ से ये सब चीज़ें नहीं सुधारेगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों को मेरी ये बातें लॉजिकल लग रही हों, लग रहा हो कि हाँ ये बातें सही हैं, आप इनमें से किसी भी बात से एग्री करते हो, तो प्लीज़ यार साथ आओ, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करो, रीच को बढ़ाओ, ज़्यादातर लोगों तक ये बात को पहुँचाओ, ताकि वो भी साथ आ सकें, हम लोग इस बात के लिए समग्र रूप से बोल सकें। क्योंकि जब तक 10, 20, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग नहीं बोलेंगे, तब तक आयोग नहीं सुनेगा आयोग, और हम लोगों को सुनाना पड़ेगा, वरना हम लोगों का हक इसी तरह से छिनता रहेगा। तो आई होप कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जिन पे मैंने बात की है, इनसे आप इत्तेफाक रखते होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है या आपका भी कोई अगर जेन्युइन इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। और 1 बाय 1 जब तक ये चीज़ें प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती हैं, तब तक मैं इन पर आवाज़ उठाता रहूँगा, मैं इन पर लगातार बोलता रहूँगा। आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।